Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, Module 9 Sampling, and this module we are going to deal today Probability Sampling. Probability Sampling ऐसी सैम्पलिंग जिससे आप अच्छी तरीके से एक समझ आपकी विकसित हो जाएगी कि इसके और भी प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग and how to use each sampling techniques, where and what are its strength and limitation. So this will gives you concept. So first we should understand what is probability sampling. Probability sampling is a technique where each element of the population has a known and equal probability of being selected. It ensures objectivity, randomness and representativeness, which are essential for generalizing results. तो यहाँ ये कह सकते हैं कि probability sampling, जिसको हिंदी में कहते हैं संभाव्यता न्याय दर्शन या संभाव्य न्याय दर्शन या प्रतिदर्शन, तो probability sampling is a technique. तो ये प्रसंभाव्य न्याय दर्शन एक तकनीक है जिसके थ्रू जब हम पॉपुलेशन से लोगों को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से हर एक व्यक्ति की सेलेक्ट होने की गुंजाइश बराबर होती है. तो पॉपुलेशन हैज अ नोन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, उसमें जितने लोग हैं सबके एक समान चयन होने की संभावना बनी होती है. इट इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी, रैंडमनेस एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस. और यह ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता, रैंडमनेस यादृच्छिकरण और रिप्रेजेंटेटिवनेस प्रतिनिधियात्मक, तो वो चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं विच आर इसेंशियल फॉर जनरलाइजिंग रिजल्ट्स, जो कि परिणामों को जनरलाइज करने के लिए, सामान्यीकृत करने के लिए आवश्यक है. तो ऐसे में जब हम इस तरीके की कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं कि हमें अपने रिजल्ट को जनरलाइज करना है फॉर ए लार्जर ग्रुप, देन वी प्रोसीड विद द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तब हम संभाव्यता न्याय दर्शन के साथ जाते हैं. अब बात करें कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो कुछ मुख्य प्रकार हैं, जिसमें पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग माना जाता है, जिसको हम सरल यादृच्छिक तकनीकी भी, न्याय दर्शन तकनीकी भी जानते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक. तो ये हियर एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ईच इंडिविजुअल, जो उस पॉपुलेशन आपने डिफाइन करके कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ एक ग्रुप डेवलप किया जिसको आपने अपना पॉपुलेशन माना है, तो वहां उस ग्रुप से हर एक व्यक्ति को ये अवसर रहता है कि वो सैंपल के रूप में सेलेक्ट हो सके. तो every individual in the population has an equal and independent chance of being selected in a sample. तो ये probability sampling का कॉन्सेप्ट है. अब जैसे कि एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, a researcher want to study test anxiety among undergraduate psychology students in a university. He or she creates a list of all 2000 psychology undergrads, assigning each a number and uses a random number generate to select 200 students. So here we are going to measure the test and anxiety among undergraduate psychology students in a university. So she create a list of all 2000 psychology undergrads. वहां पे चूंकि एक फाइनाइट नंबर है, उन सबको लिस्ट कर सकती है, एंड असाइन ईच ए नंबर
and uses a random number generator to select 200 students. अब उसके लिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेगी. लेकिन अब ये हम कहें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है हर समय अच्छी ही होगी या तो इट विल बी टफ. तो इसलिए इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एक एग्जांपल हमने दिखाया है जहां से आपको उसके थ्रू इसकी मेरिट्स को डिस्क्राइब करेंगे. अनबायस्ड पहले तो ये होता है और दूसरा स्टैटिस्टिकली साउंड होता है. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में रिसर्चर जानबूझकर कोई पक्षपात नहीं करता. उसका माइंडसेट जो होता है वो अनबायस्ड होता है. और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे स्टैटिस्टिक्स which are required that can be used if they fulfill the assumption of that particular test. Demerits में अगर हम बात करें तो no feasible for large population. क्योंकि जब हमें काउंटिंग करनी होगी, उनकी लिस्टिंग करनी होगी, तो अगर बहुत बड़ा जनसंख्या होगा तब शायद हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा and not feasible for large populations. But जहां फाइनाइट पॉपुलेशन उसमें तो फिट है ये, लेकिन जहां इनफाइनाइट पॉपुलेशन है वहां के लिए नॉट फिजिबल है. एंड रिक्वायर्स अ कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम. कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होगा तो ये काम थोड़ा टफ हो जाता है. अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखिए जो डायग्राम से दिखा रहे हैं कि ब्लू एंड येलो पर्सन्स आर इन द ग्रुप, बट जो रैंडमली चूज किए गए बाय लक, यहाँ पे रिसर्चर का बायस इसमें इंपोज नहीं है. बाय लक सैंपल में जो लोग सेलेक्ट किए हुए दिखाई दे रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है. इसका मतलब दे हैव द सेम आइडियोलॉजी या सेम सेक्स या जो भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, बट which group we have selected that is associated with only one. अब जैसे इसमें जो ब्लू और ऑरेंज कलर दिखाया गया है उसमें से केवल ऑरेंज कलर को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, तो हियर आवर सैम्पलिंग विल नॉट बी गुड बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे न चाहते हुए हम अनबायस सिस्टम से रहकर काम कर रहे थे, लेकिन अननोइंगली वो 6 लोग आए एक तरीके की विचारधारा वाले या एक तरीके के लिंग वाले या एक रूरल लोकल बेस वाले, तो दैट कैन बी क्रिएट अ हर्डल फॉर अस, क्योंकि उन्हीं की आइडियोलॉजी हमारे साथ रहेगी. तो ऐसे में जब ये फेल्योर होती है तो इसके बाद से अभी हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. बस फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. तो इसकी डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि सिलेक्शन इज मेड एट रेगुलर इंटरवल्स एवरी kth यूनिट फ्रॉम एन ऑर्डर्ड लिस्ट आफ्टर अ रैंडम स्टार्ट. हम सब इसको मान सकते हैं कि ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो रैंडम सिलेक्शन का एक तरीका है, बट जनरली लोगों ने इसको कहा कि पहले तो आप बायस, पहला जो सिलेक्शन है वो आपका है, उसके बाद से एवरी kth यूनिट यू विल सेलेक्ट. तो दे हैव रेज द क्वेश्चंस. अब यहाँ एग्जांपल्स एक ले सकते हैं. सोशियोलॉजिस्ट स्टडीइंग पॉलिटिकल ओपिनियंस सेलेक्ट्स एवरी 25 नेम फ्रॉम वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट is of 10,000 names after randomly picking the 12th person as the starting point. जहां से हमने लिखा हुआ कि वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट ऑफ 10,000 नेम्स आफ्टर randomly picking the 12th person as the starting point. तो हर 12वें व्यक्ति को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पहला जो सिलेक्शन हमारा था that can be considered as the biasness. So therefore it is tough systematic sampling, but कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, किसी जगह से शुरुआत करने की बात
हम करके अपने आप को डिफेंड करते हैं, एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग में रखते हैं। इसकी मेरिट्स की बात करें तो इजी टू इम्प्लीमेंट, सुटेबल फॉर ऑर्डर्ड पॉपुलेशंस, अगर पॉपुलेशन आपने ऑर्डर कर रखे हैं तो उसके लिए और आसान है। डिमेरिट्स कह सकते हैं, रिस्क ऑफ पीरियोडिसिटी बायस, इफ देयर इज हिडन पैटर्न इन द लिस्ट, रिस्क ऑफ पीरियोडिसिटी बायस, इन चीजों को हम कंसीडर कर सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जब हमने बात करी रैंडम सैम्पलिंग की तो वहां पे जो हमारा लेकुना या अनकॉन्शियस बायसनेस आ जा रहा था, उसको यहां ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग दूर कर सकता है। जैसे कि जो स्टेटा हम डेवलप करेंगे उनसे सेलेक्ट करना ही करना होगा हमें, तो दैट टाइम इट विल बी मोर हेल्पफुल to make our data gathering process and selection of sample, it will be more scientific. तो इसको definition देखें तो population is divided into homogeneous subgroups and that will be considered as the strata, and random samples are drawn from each subgroup, और फिर उसमें से randomly select कर लें तो that considered as a stratified random sampling. एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, स्टडी ऑन टीचिंग इफेक्टिवनेस, स्ट्रेटिफाइड टीचर्स बाय लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फ्रॉम ईच स्टेटम 50 टीचर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड टू इंश्योर ऑल लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड। तो यहां हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एक स्टडी कर रहे हैं, टीचिंग इफेक्टिवनेस, स्ट्रेटिफाइड टीचर्स बाय लेवल, primary, secondary and higher secondary, these are the strata, और from each stratum 50 teachers randomly select कर सकते हैं to ensure all levels are representative। तो सभी एक स्टेटा, जब हम स्टेटा बना लेते हैं और वहां से फिर randomly select कर लेते हैं, तो जो पहले random selection की जो कह सकते हैं कि लेकुना था वो इसमें से दूर हो जाता है, वो गलती नहीं हो सकती हमसे। इसकी मेरिट की बात करें तो मेरिट में कह सकते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इंक्रीज प्रिसीजन, जैसा कि पहले से ही हमने बात करी कि ये ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है, एक्यूरेट होता है, और इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ की सब ग्रुप्स। जैसे हमने कहा कि मेल फीमेल दोनों से सिलेक्शन होगा, वो एक ग्रुप सब ग्रुप्स बन गए, तो इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ की सब ग्रुप्स। डीमेरिट्स में बात करें तो रिक्वायर्ड डिटेल्ड पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन, यस दिस इज द फर्स्ट, इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है कि रिक्वायर्स डिटेल्ड पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन, तभी हम उसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के लिए जा सकते हैं। और चूंकि स्टेटा बनाना है और कॉम्प्लेक्स टू एडमिनिस्टर, और इसको एडमिनिस्टर करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्लस्टर सैंपलिंग की बात करें तो क्लस्टर सैंपलिंग जनरली जब हमारा पॉपुलेशन स्कैटर्ड विद इन अ वेरियस रीजन्स एंड देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी टू access at each regions everywhere, तो वो फिर हम क्लस्टर डेवलप करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, और क्लस्टर बना के फिर हम डेटा गैदर करते हैं। तो क्लस्टर सैंपलिंग को अगर डिफाइन करें तो इस तरीके से देख सकते हैं, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स ऑफन जियोग्राफिकल, सम क्लस्टर्स आर सेलेक्टेड randomly and either all or some elements from those cluster are sampled। तो क्लस्टर जियोग्राफिकल एरिया का एक सेटअप हो सकता है जहां पे डेटा का जो बिखराव है वो ज्यादा है, जैसे कि हमने बात करी
कि अगर इंडिया को हम बांट रहे हैं तो उसमें ये कह सकते हैं हिली एरियाज, कोस्टल एरियाज, प्लेन एरियाज, इस तरीके के डिफरेंट क्लस्टर में हम ज्योग्राफिकल बेस पे बांट सकते हैं और उसके बाद से फिर हम रैंडमली वहां से डाटा को गैदर कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल यहाँ लिखा भी हुआ है कि टू स्टडी डिप्रेशन रेट्स एमंग एल्डरली पीपल, रिसर्चर सेलेक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 30 इन ए स्टेट एंड सर्वे ऑल सीनियर सिटीजन इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स। तो सबके साथ हमें काम करना है। तो अब यहाँ डिप्रेशन रेट्स जो एल्डरली पीपल्स हैं उन लोगों को फोकस होके करना है। तो रिसर्चर सेलेक्ट कर सकता है 5 डिस्ट्रिक्ट्स out of 30 in a state and survey all senior citizens in those 5. अब यहां क्लस्टर कैसे बने वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहां लिखा हुआ कि रिसर्चर सेलेक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 30 इन अ स्टेट। अब वो 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं इन अ स्टेट, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ, साउदर्न एंड मिडिल, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हमने लिए। तो ये 5 ज्योग्राफिकल एरियाज को या कह सकते हैं डिफरेंट एरियाज को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में जाएं तो वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, इस तरीके से, और मिड जो पोजीशन है लोकेलिटी उस तरीके से ले सकते हैं। तो दैट कैन बी कंसिडर अंडर द क्लस्टर। तो मेजरली हम ज्योग्राफिकल को आधार बनाकर क्लस्टर डेवलप करते हैं। और इसकी मेरिट्स को जब बात करें तो इट इज मोर कास्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज एरियाज। जब लार्ज एरियाज के कवरेज पे चूंकि जब ज्योग्राफिकल होगा तो उसकी कंसिडरेशन उसी तरीके से होंगी, तो वो कास्ट इफेक्टिव कंसिडर किया जा सकता है। एंड नो नीड फॉर अ फुल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जरूरत नहीं है सबकी लिस्ट की। हम क्या करते हैं, क्लस्टर डेवलप कर देते हैं। अब जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 स्कूल्स उससे ले लिए, तो इस तरीके से ब्लॉक को क्लस्टर के रूप में भी देख सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट को भी क्लस्टर के रूप में देख सकते हैं। तो डीमेरिट्स इसकी हायर सैम्पलिंग एरर इसमें हो जाती है, क्योंकि एकदम होमोजेनिटी नहीं हमें हर जगह मिलेगी, और क्लस्टर में भी लेस डाइवर्स। तो दिस कैन बी कंसिडर एज ए डीमेरिट्स। अब इसकी समरी को आप देख सकते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है इक्वल चांसेस फॉर ऑल, इसको डिफाइन अगर करेंगे, सैंपल दिखाया गया है। स्ट्रेंथ इसकी है अनबायस्ड और सिंपल है, लेकिन कभी कभी अनबायस्ड और सिंपल होते हुए भी हम नहीं चाह रहे थे ऐसा करना, बट वो हो जाता है। जैसा हमने दिखाया कि किसी मछली के तालाब से हमें विभिन्न प्रकार की मछलियों को सिलेक्ट करना था, और बाय द वे हमने जब सिलेक्शन के लिए मछली पकड़ने के लिए जाल लगाया, जो भी प्रोसेस अपनाए, उसमें से 4 मछलियां चारों एक ही प्रजातियां की मिल गई। तो देन दैट विल बी टफ फॉर अस। फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में इसकी डेफिनेशन जो सिंपली 60 वर्ड में है कि एवरी kth यूनिट फ्रॉम लिस्ट, एग्जाम्पल्स एवरी 25th नेम फ्रॉम वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट। एक kth टर्म्स यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे पर 25वां। फिर स्ट्रेंथ इसकी ये है कि क्विक और इजी है करने में, और लिमिटेशन इसकी सेंसिटिव टू पैटर्न्स। तो पैटर्न के साथ सेंसिटिव माना जाता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग फ्रॉम सब ग्रुप्स, ये डेफिनेशन के रूप में ले सकते हैं। और एग्जाम्पल्स 50 teachers from each school level, as we have previously considered. The strength ensures subgroups representation, requirements subgroup information. Cluster sampling entire groups.
एग्जाम्पल्स के रूप में ले सकते हैं, एंड all elderly peoples from 5 randomly selected district. तो efficient for large population strength हो सकती है, बट इसकी लिमिटेशन जो है हायर एरर, लेस इंडिविजुअल लेवल डाइवर्सिटी, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है यहाँ। अब बात करें कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम लोगों ने देखी, अब ये कैसे आपके इनसाइट को इन्हांस कर सकता है या कैसे इसकी समझ अच्छी बना सकता है। तो आप इस पे सोचें कि इन अ स्टडी ऑन स्क्रीन टाइम among adolescent in urban and rural area schools, which sampling method would best ensure fair representation? In a study on screen time among adolescent in urban and rural schools. तो अब आपको किस तरीके से probability sampling के साथ जाना है, वो इस पे सोच के एक डिजाइन बना के इन चीजों को उस पे करना आप शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सोच जो है विस्तृत होगी अबाउट द सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग which will be more helpful to generalize the findings. Therefore, probability sampling की समझ अच्छी बनाने के लिए हमें इस तरीके के काम कर सकते हैं, where we can go, और फेयर रिप्रेजेंटेशन को देखना अगर आप चाहते हैं तो वो शायद आपको पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से ही संभव है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फाइनली वी कैन से वेयर एवरी इंडिविजुअल हैव द अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट इन द सैंपल। तो वहां पे हर एक व्यक्ति अगर अपनी सुनिश्चित करता है उसमें उपलब्ध होने की या चयन होने की, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड इसके लिए आप कुछ एक्टिविटी भी डिसाइड कर सकते हो। इमेजिन यू आर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ अक्रॉस योर स्टेट। इमेजिन you are studying the impact of online learning on students mental health across your state. तो decide which probability sampling method would you use, कौन सा मेथड जो होगा सैम्पलिंग मेथड वो ज़्यादा बेहतर होगा। Why is it appropriate, यह इतना उपयुक्त क्यों है जो आपने चयन किया। What challenges might you face, कौन सी चुनौतियां आप आएंगी आपके सामने। तो ये जब आप सोचोगे कि मैं ये रिसर्च करने जाऊंगा और इसमें ये सैम्पलिंग वे मैं अडॉप्ट करूंगा, तो देन यू कैन गेट अ मोर इंसाइट, या यू कैन डेवलप योर इंसाइट अबाउट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, which method is more appropriate, how to proceed with the probability sampling, their assumptions, you can understand in a well manner. And about this lecture, you can develop your insight by the reading these references. Thank you.